हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट सीनियर सिटीजन का चैप्टर 2 कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 1 किया था। जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 2 डील करता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन से, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। चैप्टर 2 जो है इसमें कौन कौन से सेक्शन है, सेक्शन 4 से सेक्शन 18 तक हमें चैप्टर 2 में पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन 4 जो है वो डील करता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। अब देखिए, अभी तक तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में ओवरराइडिंग इफेक्ट पढ़ लिया था। अब जो है वो मेन प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है इस एक्ट का। मेंटेनेंस ऑर्डर कौन पास करता है, ठीक है, कितने दिनों में पास हो जाना चाहिए, कौन सा ट्रायल होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अपील कब होगी, कहाँ पर अपील की जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। सेक्शन 4, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स का भरण पोषण। सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? A senior citizen, including parent who is unable to maintain himself from his own earning or property owned by him shall be entitled to make an application under section 5 in case of senior citizen including parents। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक जिसमें इंक्लूड होते हैं पेरेंट्स भी, अगर वो खुद को मेंटेन करने में, खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, ठीक है, अपनी कमाई हुई प्रॉपर्टी से, अपनी अर्निंग से, तो वो क्या हो जाएंगे, हकदार हो जाएंगे सेक्शन 5 के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। ठीक है, कौन कौन कर सकता है मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल? पेरेंट और ग्रैंड पेरेंट अगेंस्ट वन और मोर ऑफ हिज चिल्ड्रन नॉट बीइंग अ माइनर। ठीक है, कौन कौन कर सकता है? पेरेंट कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट में कर सकते हैं? चिल्ड्रन के अगेंस्ट में कर सकते हैं, उनके रिलेटिव के अगेंस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो माइनर नहीं होना चाहिए, राइट। सेकंड है चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन। ठीक है, चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन कर सकते हैं जिनकी कोई संतान नहीं है। किसके अगेंस्ट में कर सकते हैं? रिलेटिव के अगेंस्ट में कर सकते हैं, जो हमें डेफिनेशन दी गई थी कहाँ पर, सेक्शन 2 के क्लॉज जी में। ठीक है, यानी कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी मृत्यु के पश्चात जो भी बच्चे, ठीक है, या उनके भतीजे हो गए या जो भी नातेदार हो गए, जो भी उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, जिनको विरासत में उनकी प्रॉपर्टी मिलेगी लीगली तरीके से, उनके अगेंस्ट में मेंटेनेंस फाइल कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सबसेक्शन 1। अब आ जाइए सबसेक्शन 2 पे। द ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रन और रिलेटिव। यहाँ पर ऑब्लिगेशन लगाई जा रही है किस पर? चिल्ड्रन पर और रिलेटिव पे। एज द केस में बी टू मेंटेन अ सीनियर सिटीजन एक्सटेंड्स टू द नीड ऑफ सच सीनियर सिटीजन सो दैट सीनियर सिटीजन में लीड अ नॉर्मल लाइफ। देखिए, ऑब्लिगेशन किस पे लगाई जा रही है? चिल्ड्रन और रिलेटिव पे। ठीक है, किसके मेंटेन के लिए? सीनियर सिटीजन के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए। किस एक्सटेंट तक ये लगाई जाएगी? उस एक्सटेंट तक जिससे कि वो सीनियर सिटीजन एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सके। ठीक है, एक नॉर्मल लाइफ अपनी जी सके। अब सबसेक्शन 3 भी सेम बात कर रहा है, ऑब्लिगेशन लगा रहा है चिल्ड्रन पर, ठीक है, बच्चों पर, लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पेरेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, सबसेक्शन 2 में बात हो रही थी सीनियर सिटीजन के बारे में और सबसेक्शन 3 बात कर रहा है पेरेंट के बारे में। उस एक्सटेंट तक लगाई जाएगी ऑब्लिगेशन, चाहे फादर हो या मदर हो या फिर दोनों के लिए, किस पर? चिल्ड्रन पर लगाई जाएगी, जिससे कि वो एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सके, राइट। सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है? एनी पर्सन बीइंग अ रिलेटिव ऑफ अ सीनियर सिटीजन and having sufficient means shall maintain such senior citizen provided he is in possession of the property of such senior citizen or he would inherit the property of such senior citizen। ठीक है, कोई भी पर्सन जो कि रिलेटिव है या फिर सीनियर सिटीजन है, जिसके पास सफिशिएंट मीन्स है, ठीक है, पर्याप्त साधन है कि वो मेंटेन कर सकता है उस वरिष्ठ नागरिक को, ठीक है, तो उस पर ये ऑब्लिगेशन लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजो ऐड कर दिया गया। प्रोविजो क्या है? कि उस रिलेटिव पे लगाई जाएगी जो कि पोजीशन रखता हो सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी में, या फिर वो जो है विरासत में पाएगा उनकी संपत्ति। ठीक है, और प्रोविजो यहाँ पे एक और क्या दिया है? प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रिलेटिव्स आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ सीनियर सिटीजन द मेंटेनेंस शैल बी पेएबल बाय सच रिलेटिव
in the proportion in which they would inherit his property। अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर एक कि अगर जो विरासत में पाने वाली संपत्ति है उसके एक से ज्यादा हकदार हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रॉपर्टी होगी जिस रेशियो में, जिस प्रपोर्शन में उन लोगों को मिलेगी उसी प्रपोर्शन में वो मेंटेनेंस देंगे। सपोज करिए अगर उन्हें 50% मिली दोनों को, ठीक है, तो आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा मेंटेनेंस देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 60% और 40% के रेशियो में अगर उन्हें प्रॉपर्टी मिली दोनों को, तो जिसको 60% प्रॉपर्टी मिली है वो 60% मेंटेनेंस देगा और जिसको 40% मिली है वो 40% देगा, ठीक है। यानी कि उसी रेशियो में, उसी अनुपात में मेंटेनेंस देना होगा, भरण पोषण देना होगा जिस अनुपात में प्रॉपर्टी उन्होंने अचीव की है, ठीक है। सबसेक्शन, आई होप सेक्शन 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 5 पे। सेक्शन 5 डील करता है एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस, ठीक है। क्या है? एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। अब भरण पोषण के लिए आवेदन, ठीक है। सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 4 मे बी मेड। जो एप्लीकेशन लगाई जाएगी सेक्शन 4 के अंतर्गत, ठीक है, वो किसके द्वारा बनाई जाएगी? किसके द्वारा बनाई जाएगी? 3 यहाँ पर चीजें हमें याद रखनी है, सीनियर सिटीजन के द्वारा या फिर पेरेंट के द्वारा, ठीक है, जैसा भी हो। सेकंड है इफ ही इज इनकेपेबल, अगर वो असमर्थ हैं आवेदन बनाने में, तो एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज्ड बाय हिम, ठीक है, किसी अदर पर्सन के द्वारा उनके बिहाफ पर या फिर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। और थर्ड क्या है? द ट्राइब्यूनल में टेक कॉग्निजेंस सुओ मोटू, जो ट्राइब्यूनल है, अधिकरण है, वो स्वयं के संज्ञान पर भी एप्लीकेशन ले सकता है, ठीक है। कौन कौन है? 3 है, या तो सीनियर सिटीजन खुद लगाए, पेरेंट्स खुद लगाए आवेदन, सेकंड इज कि कोई ऑर्गेनाइजेशन लगाए या उनके बिहाफ में कोई अदर पर्सन लगाए, थर्ड है कि ट्राइब्यूनल जो है वो अपने ही संज्ञान पर सुओ मोटू कॉग्निजेंस भी ले सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत। क्लियर? अब आ जाइए सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द ट्राइब्यूनल में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन order such children or relative to make a monthly allowance for the interim maintenance of such senior citizen, including parent, and to pay the same to such senior citizen including parent as the tribunal may from time to time direct। अब देखिए, जब तक मामला लंबित है अधिकरण में, ट्राइब्यूनल में, जब तक प्रोसीडिंग चल रही है पूरी, ठीक है, तब तक के लिए मेंटेनेंस कैसे दिलवाया जा सकता है उस पेरेंट को या फिर सीनियर सिटीजन को? तब मेंटेनेंस दिलवाया जाएगा अधिकरण के द्वारा, यानी कि ट्राइब्यूनल के द्वारा। इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर सकती है ट्राइब्यूनल, और जैसा कि जैसा वो समय समय पर डायरेक्शन दे, निर्देश दे, उस अकॉर्डिंगली उस पेरेंट या फिर सीनियर सिटीजन को भरण पोषण मिलेगा, ठीक है। तो सबसेक्शन 2 इंटरिम मेंटेनेंस की बात कर रहा है। थर्ड है ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत आवेदन की प्राप्ति पर after giving notice of the application to the children or relative and after giving the parents an opportunity of being heard, hold an inquiry for determining the amount of maintenance। तो थर्डली बात हो रही है यहाँ पर बेसिकली कि सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन की प्राप्ति हो जाएगी और जो रिलेटिव है या फिर जो चिल्ड्रन है उनको नोटिस भेज दिया जाएगा, उसके बाद मेंटेनेंस का अमाउंट डिटरमाइन किया जाएगा इंक्वायरी करने के बाद, ठीक है। सबसेक्शन 4 क्या है? एन एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 2 फॉर द मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर प्रोसीडिंग शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन टू सच पर्सन। यहाँ पर आ गई है टाइम लिमिट, ठीक है, कितने दिनों के अंदर जो है केस को डिस्पोज करना होगा? 90 डेज में, ठीक है। तभी तो यहाँ पर जो है इसको बोल रहे हैं स्पीडी ट्रायल बोल सकते हैं हम। समरी प्रोसीडिंग, यहाँ पर समरी ट्रायल अप्लाई होता है क्योंकि जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल हो, जिस दिन से नोटिस सर्व किया जाएगा, यस, तो जिस दिन नोटिस सर्व किया जाएगा
नोटिस सर्व करने की तारीख से 90 दिनों के अंदर क्या करना होगा, केस को डिस्पोज करना होगा। प्रोविजो यहाँ पर आ गया एक, provided that the tribunal may extend the said period once for a maximum period of 30 days in exceptional circumstances for reason to be recorded in writing। अगर 90 डेज में केस डिस्पोज नहीं हो पा रहा है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं केस की, तो क्या कर सकता है अधिकरण ट्राइब्यूनल एक बार में 30 दिन तक की जो टाइम लिमिट है उसको और एक्सटेंड कर सकता है। 30 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है एक बार में, ठीक है। सबसेक्शन 5 आ जाइए अब। सबसेक्शन 5 बोल रहा है एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी फाइल्ड अगेंस्ट वन और मोर पर्सन। जो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी मेंटेनेंस के लिए अंडर सबसेक्शन 1, वो एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों के अगेंस्ट में की जा सकती है। अब प्रोविजो क्या आ गया यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट सच चिल्ड्रन और रिलेटिव में इम्प्लीड द अदर पर्सन लायबल टू मेंटेन पेरेंट इन द एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। अब प्रोविजो क्या बोल रहा है कि जो बच्चे हैं या रिलेटिव जिनके अगेंस्ट में मेंटेनेंस का जो है वो एप्लीकेशन फाइल किया गया है, वो किसी अदर पर्सन को, किसी अदर व्यक्ति को भी पक्षकार बना सकते हैं, जो कि लायबल हो सकते हैं पेरेंट या फिर सीनियर सिटीजन के भरण पोषण के लिए। क्लियर है। अब आ जाइए सब सेक्शन 6 पे। Where the maintenance order was made against more than one person, the death of one of them does not affect the liability of others to continue paying maintenance। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि जहां पर मेंटेनेंस जहां पर मेंटेनेंस एक से ज्यादा व्यक्तियों के अगेंस्ट में बनाया गया है और अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो जो दूसरा अमाउंट पे कर रहा है मेंटेनेंस का, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी डेथ का, ठीक है। सब सेक्शन 7 क्या बोल रहा है, एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर प्रोसीडिंग शैल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और इफ सो ऑर्डर्ड from the date of the application for maintenance or expenses of proceeding as the case may be। अब देखिए सबसेक्शन 7 क्या बोल रहा है, ऐसा कोई अलाउंस जो कि मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग में होने वाले खर्चे के लिए है, वो अगर ऑर्डर दिया जाता है तो उस दिन से भी लायबल हो सकता है जिस दिन मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल की गई थी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिस दिन आदेश दिया जाए मेंटेनेंस का उस दिन से लायबल होंगे पे करने के लिए। अगर ट्राइब्यूनल को लगता है और अगर वो ऐसा आदेश देती है तो जिस दिन एप्लीकेशन दी गई थी सबसे पहले मेंटेनेंस की, उस दिन से ही खर्चे और जो भी प्रोसीडिंग में खर्चा आया है वो और जो भी भरण पोषण का अमाउंट है वो पे करना होगा। सब सेक्शन 8, इफ चिल्ड्रन और रिलेटिव so ordered fail without sufficient cause to comply with the order, any such tribunal may for every breach of the order issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines and may sentence such person for the whole or any part of each month's allowance for the maintenance and expenses of proceedings, as the case may be, remaining unpaid after the execution of the warrant, to imprisonment for a term which may extend to 1 month or until payment if sooner made, whichever is earlier। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, लास्ट ऑप्शन क्या आया यहाँ पर सबसेक्शन 8 में, अगर वो चिल्ड्रन या फिर रिलेटिव जिसको मेंटेनेंस का भरने का, जो कि मेंटेनेंस देगा सीनियर सिटीजन को या फिर पेरेंट को, अगर वो बिना किसी सफिशिएंट रीजन के फेल हो जाता है, उसको मेंटेनेंस नहीं दे पाता है, तो क्या होगा, एक वारंट इशू कर सकता है ट्राइब्यूनल, ठीक है, और उसमें फाइन भी उस पर लगाया जा सकता है, जो ड्यू अमाउंट है उसको पे करने के लिए बोला जा सकता है, सेंटेंस भी पास किया जा सकता है। यहाँ पर पनिशमेंट की भी बात आ गई है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर मंथ के लिए या फिर पूरे अलाउंस के लिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज क्या यहाँ पर लिखा है कि जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 महीने तक हो सकती है या फिर जब तक कि पेमेंट उसका कंप्लीट ना हो जाए, जो भी पहले हो। अब यहाँ पर एक प्रोविजो आ गया, प्रोवाइडेड दैट नो वारंट शैल बी इशूड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू अंडर दिस सेक्शन अनलेस एप्लीकेशन टू बी मेड to the tribunal to levy such amount within a period of 3 months from the date on which it became due। देखिए मान लीजिए कि 1 जनवरी
ठीक है, 1 जनवरी 2025 से अमाउंट नहीं मिला है मेंटेनेंस का पेरेंट को या फिर सीनियर सिटीजन को, तो यहाँ पर जो टाइम लिमिट दी गई है वो दी गई है 3 मंथ्स की। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी का महीना, फरवरी का और मार्च का। ठीक है, इन्हें क्या करना होगा, 31 मार्च 2025 से पहले क्या करना होगा, यहाँ पर दोबारा से उन्हें एप्लीकेशन लगानी होगी मेंटेनेंस की रिकवरी की। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मंथ्स का जो टाइम लिमिट है उसको याद रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं हम सेक्शन 6 पे, जो कि डील करता है ज्यूरिसडिक्शन से और प्रोसीजर से। क्षेत्राधिकार और प्रोसीजर क्या होगा। सब सेक्शन 1, द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 5 मे बी टेकन अगेंस्ट एनी चिल्ड्रन और रिलेटिव इन एनी डिस्ट्रिक्ट। देखिए, जो सेक्शन 5 के अंतर्गत प्रोसीडिंग होगी चिल्ड्रन या फिर रिलेटिव के अगेंस्ट में, वो किस डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, किस जिले में हो सकती है, वेयर ही रिजाइड्स और लास्ट रिजाइड। ठीक है, जहां पर वो रहता है या फिर लास्ट टाइम रहा है। और सेकंड है वेयर चिल्ड्रन और रिलेटिव रिसाइड्स, या फिर जहां पर वो बच्चा रहता है, उसकी संतान रहती है या फिर उनके नातेदार रहते हैं। तो 2 जगहों पर जो है प्रोसीडिंग को कंडक्ट किया जा सकता है। Subsection 2. On receipt of the application under Section 5, the tribunal shall issue a process for procuring the presence of children or relative against whom the application is filed. सेक्शन 5 के अंतर्गत एप्लीकेशन की प्राप्ति पर ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, एक प्रोसेस इशू कर सकता है चिल्ड्रन या फिर रिलेटिव की उपस्थिति को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, जिनके अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल की गई है। सबसेक्शन 3 बोल रहा है फॉर सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन और रिलेटिव द ट्राइब्यूनल शैल हैव द पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एज प्रोवाइडेड अंडर द CRPC। अब देखिए, सॉरी वेट, यस, तो जो CRPC में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है, ठीक है, वही सेम पावर्स होंगी किसको, ट्राइब्यूनल में जो ऑफिसर हैं जो उनकी अध्यक्षता कर रहे हैं इस पूरे मामले की, उनको सेम टू सेम पावर्स होंगी जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को होती हैं, जो CRPC में प्रोवाइड की गई हैं। किसकी अटेंडेंस सिक्योर करने के लिए, चिल्ड्रन या फिर रिलेटिव की अटेंडेंस को सिक्योर करने के लिए। राइट, अब आ जाइए सबसेक्शन 4 पे। All evidence to such proceeding shall be taken in the presence of the children or relative against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made and shall be recorded in the manner prescribed for summon cases। अब देखिए, जो भी एविडेंस प्रोसीडिंग्स में लिए जाएंगे वो किसकी उपस्थिति में लिए जाएंगे, चिल्ड्रन या फिर रिलेटिव की उपस्थिति में लिए जाएंगे जिनके अगेंस्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया है, और समन केसेस में जो प्रिस्क्राइब मैनर है उसी फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाएंगे। प्रोविजो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट इफ द ट्राइब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट द चिल्ड्रन और रिलेटिव अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज प्रपोज्ड टू बी मेड इज विलफुली अवॉइडिंग सर्विस or willfully neglecting to attend the tribunal may proceed to hear and determine the ex parte order। अब देखिए, अगर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि जो रिलेटिव है या चिल्ड्रन जिसके अगेंस्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर पास किया गया है वो विलफुली जानबूझ के ट्राइब्यूनल को अटेंड नहीं कर रहा है, ठीक है, निगलेक्ट कर रहा है चीजें, तब क्या होगा, तब ट्राइब्यूनल जो है वो प्रोसीडिंग कर सकती है एक्स पार्टे, एक पक्ष को सुनवाई करके, एक तरफा सुनवाई करके ही आगे प्रोसीड कर सकती है। सबसेक्शन 5 क्या बोल रहा है, Where the children or relative is residing outside of India, the summons shall be served by the tribunal through such authority as the central government may by notification in the official gazette specify in this behalf। देखिए, जहां पर चिल्ड्रन या रिलेटिव आउटसाइड इंडिया रहते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं, क्योंकि उन पर भी अप्लाई होता है जो इंडिया के बाहर है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 1 में पढ़ा था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड में, कि जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं उन पर भी ये एक्ट लागू होता है। ठीक है, तो जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं चिल्ड्रन या रिलेटिव, उनको कैसे समन भेजा जाएगा, किनके थ्रू भेजा जाएगा, तो उस अथॉरिटी के थ्रू भेजा जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करे। सबसेक्शन 6 क्या बोल रहा है, द ट्राइब्यूनल बिफोर हियरिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 में रेफर द सेम टू अ कंसिलिएशन ऑफिसर एंड सच कंसिलिएशन ऑफिसर शैल सबमिट हिज फाइंडिंग्स विद इन 1 month
and if amicable settlement has been arrived at, the tribunal shall pass an order to that effect. देखिए, ट्राइब्यूनल सेक्शन 5 के अंतर्गत एप्लीकेशन की सुनवाई करने से पहले उस मामले को किसके समक्ष भेजेगा? कंसीलिएशन ऑफिसर को भेजेगा। और अगर वो कंसीलिएशन ऑफिसर अपने जो फाइंडिंग्स हैं, निष्कर्ष हैं, वो 1 महीने के अंतर्गत सबमिट कर देता है और एमिकेबल सेटलमेंट करवा देता है पार्टीज के बीच में, तो क्या होगा? ट्राइब्यूनल उस इफेक्ट को देखते हुए भी आगे का आदेश देगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पर एक बार, क्या है कि कंसीलिएशन ऑफिसर जो सबसेक्शन में दिया गया है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है मीन्स एनी पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5 or the maintenance officers designated by the state government under subsection 1 of section 18 or any other person nominated by the tribunal for this purpose. ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल। अब होगा मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का गठन। कौन से सेक्शन में दिया गया है? सेक्शन 7 में, याद रखिएगा। अब देखिए कौन करेगा यहाँ पर गठन मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का। तो द स्टेट गवर्नमेंट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट constitute for each subdivision one or more tribunal as may be specified in the notification for the purpose of adjudicating and deciding upon the order for maintenance under section 5. स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि कौन गठन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट गठन करेगी। कितने महीनों में? 6 महीने का यहाँ पे टाइम दिया है, 6 months का। ठीक है, जिस दिन से ये एक्ट कमेंस हुआ है उस दिन की तारीख से 6 महीने के अंदर प्रत्येक सब डिवीजन के लिए एक या एक से ज्यादा ट्राइब्यूनल का गठन कर सकती है इन मामलों की सुनवाई के लिए जो कि सेक्शन 5 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है? द ट्राइब्यूनल शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ अ स्टेट। अब देखिए, जो अध्यक्षता करेंगे उस ट्राइब्यूनल की, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल की, वो अध्यक्षता कौन करेंगे? वो जो ऑफिसर होंगे वो या तो एसडीओ हो, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर हो, या फिर उससे ऊपर के कोई अधिकारी हो। ठीक है, उससे बिलो रैंक का कोई भी ऑफिसर मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। सबसेक्शन 3 में क्या बोल रहा है? वेयर 2 or more tribunals are constituted for any area, the state government may by general or special order regulate the distribution of business among them. अब देखिए, जहां 2 या 2 से ज्यादा ट्राइब्यूनल है किसी एरिया के लिए, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है जनरल या फिर स्पेशल ऑर्डर के द्वारा उन सभी ट्राइब्यूनल्स में जो भी बिजनेस है, जो भी उनकी कार्य हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी और रेगुलेट कर सकेगी। तो ये हो जाएंगे हमारे मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका गठन। अब आ जाइए सेक्शन 8 पे। सेक्शन 8 डील करता है समरी प्रोसीजर इन केस ऑफ इंक्वायरी। अब इंक्वायरी के केस में क्या होगा? समरी प्रोसीजर अप्लाई होगा यहाँ पर। सब सेक्शन 1, in holding any inquiry under section 5, the tribunal may, subject to any rules that may be prescribed by the state government in this behalf, follow such summary procedure as it deems fit. अब देखिए, सेक्शन 5 के अंतर्गत इंक्वायरी होल्ड करते समय जो ट्राइब्यूनल है वो ऐसा समरी प्रोसीजर फॉलो कर सकेगा किसके अधीन रहते हुए? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उनके अधीन रहते हुए, जैसा कि वो ठीक समझे। ठीक है, उस पर्टिकुलर समरी प्रोसीजर को अप्लाई कर सकेगा। अब आ जाएंगे हम सबसेक्शन 2 पे। सबसेक्शन 2 बोल रहा है द ट्राइब्यूनल शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ एंड ऑफ enforcing the attendance of witnesses and of compelling the discovery and production of documents and material objects and for such other purpose as may be prescribed, and the tribunal shall be deemed to be a civil court for all the purpose of section 195 and chapter 26 of CRPC. अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर दी गई है ट्राइब्यूनल को। क्या पावर दी गई है? कि जो ट्राइब्यूनल होगा उसके पास सेम टू सेम सिविल कोर्ट वाले पावर होंगे, चाहे वो साक्ष्य लेने को लेकर हो, चाहे वो विटनेस की अटेंडेंस को लेके हो, गवाहों को बुलाना, ठीक है, या फिर कोई भी प्रोडक्शन कराना है, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह डिस्कवर होता है या प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर सेम टू सेम सिविल कोर्ट वाले यहाँ पर पावर दिए गए हैं किसको? ट्राइब्यूनल को।
जैसा कि हमें सीआरपीसी के सेक्शन 195 और चैप्टर 26 में दिया गया है। अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है, यहाँ पे सीआरपीसी तो जो है अब रिपील हो चुका है। सेक्शन 195 की जगह आ जाएगा सेक्शन 215 और चैप्टर 26 की जगह आ जाएगा चैप्टर 28। ठीक है, अब आप एक बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का बियर एक्ट ओपन करिएगा और इन सेक्शन को, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। चलिए अब देखेंगे सबसेक्शन 3। सब्जेक्ट टू एनी रूल दैट मे बी मेड इन दिस बिहाफ द ट्राइब्यूनल में और द पर्पज ऑफ एडजुडिकेटिंग एंड डिसाइडिंग अपॉन एनी क्लेम फॉर मेंटेनेंस choose one or more persons possessing special knowledge of any matter relevant to inquiry to assist in it in holding the inquiry। अब देखिए सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि ट्राइब्यूनल जो है वो इन मेंटेनेंस के जो क्लेम हैं उनको डिसाइड करते समय, उनका एडजुडिकेशन करते समय एक या एक से ज़्यादा लोगों को जो है असिस्ट कर सकता है। एक या एक से ज़्यादा लोग जो इन मैटर से रिलेटेड स्पेशल नॉलेज रखते हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट कर सकता है कि वो उनकी इंक्वायरी में उसको असिस्ट करें, ट्राइब्यूनल को उसकी हेल्प करें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा समरी प्रोसीजर इंक्वायरी के केस में। अब आएंगे हम सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 डील करता है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, अब देखिए सब हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ट्राइब्यूनल का, ठीक है, कौन एप्लीकेशन बनाएगा, कैसे बनेगी, कैसे उसका समरी प्रोसीजर होगा। अब आते हैं हम फाइनल बात पे जो कि है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का आदेश। इफ चिल्ड्रन और रिलेटिव्स as the case may be, neglect or refuse to maintain a senior citizen being unable to maintain himself, the tribunal may, on being satisfied of such neglect or refusal, order such children or relative to make a monthly allowance at such monthly rate for the maintenance of such senior citizen as the tribunal may deem fit, and to pay the same to such senior citizen as the tribunal may from time to time direct। अब देखिए जहां पर चिल्ड्रन या फिर रिलेटिव निग्लेक्ट करते हैं, रिफ्यूज करते हैं सीनियर सिटीजन को मेंटेन करने से, उनको भरण पोषण देने से, जो कि अपने आप का भरण पोषण करने में असमर्थ है, तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, यहाँ पर ट्राइब्यूनल सेटिस्फाई हो जाता है कि निग्लेक्ट किया जा रहा है उसका ऑर्डर, ठीक है, रिफ्यूजल हो रहा है उसके ऑर्डर का, तो आदेश दे सकता है ट्राइब्यूनल उस चिल्ड्रन को या फिर रिलेटिव को एक मंथली अलाउंस का, ठीक है, किसी मंथली रेट पे मेंटेनेंस के लिए, और जो मंथली अलाउंस आएगा वही अलाउंस जो है वो सीनियर सिटीजन को दे दिया जाएगा, और जैसा जैसा ट्राइब्यूनल जो है वो डायरेक्ट करे उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। अब सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम मेंटेनेंस अलाउंस विच मे बी ऑर्डर्ड बाय सच ट्राइब्यूनल शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच शैल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज पर मंथ। अब जो भत्ते की बात हो रही है, मासिक भत्ते की, वो क्या होगा, 10,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है, तो ये अमाउंट आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अब आ जाएंगे हम सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 जो है वो डील करता है ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस। अब जो भत्ते का आदेश दिया गया है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन हो सकता है क्या जो ऑर्डर दिया है ट्राइब्यूनल में, क्या वो बिल्कुल फिक्स होगा, फाइनल होगा, क्या उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, तो जी हाँ, उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। देखिए किन सर्कमस्टेंसेस में ये ऑल्ट्रेशन होगा, ऑन प्रूफ ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट or a change in the circumstances of any person receiving a monthly allowance under section 9 for the maintenance ordered under that section to pay a monthly allowance for the maintenance, the tribunal may make such alteration as it thinks fit in the allowance for the maintenance। जहां पर ये प्रूव हो जाता है कि कोई फैक्ट की, कोई तथ्यों की भूल हुई है, या फिर जो व्यक्ति मेंटेनेंस दे रहा है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है, ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, ठीक है, कोई धोखा हुआ है, कुछ झूठ है, कुछ गलत चीजें सामने आई हैं जिसकी वजह से वो आदेश दिया गया था, तो जो है उस मंथली अलाउंस को ऑल्टर किया जा सकता है जैसा कि वो ठीक समझे। कौन? अधिकरण, ट्राइब्यूनल। और सबसेक्शन 2 क्या बोल रहा है, वेयर इट अपीयर्स टू द ट्राइब्यूनल दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ competent civil court, any order made under section 9 should be cancelled or varied, it shall cancel the order or as the case may be vary the same accordingly। अब देखिए जब भी कोई न्यायालय कोई डिसीजन देता है,
ठीक है, तो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर कोई पहले कहीं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑर्डर और अपना डिसीजन देता है। अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन आया है और जो सेक्शन 9 के अंतर्गत ऑर्डर बनाया था, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया था, ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, तो वो उस आदेश को कैंसिल कर सकता है जैसा कि अधिकरण ठीक समझे और उसी के अकॉर्डिंगली आके प्रोसीड करेगा। तो आई थिंक वीडियो 30 मिनट्स समथिंग की हो चुकी है। आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।